नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अननोन एकेडमिक्स में। हम पढ़ रहे हैं आज साइंस। साइंस में हम आपको पता है मैंने केमिस्ट्री करवा दिया, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फिजिक्स वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, अगर आपने केमिस्ट्री का सेक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स का लेक्चर। तो फिजिक्स का पहले चैप्टर है चैप्टर 10, जो कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड, जिसका एमसीक्यू आपको खुद से कहना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न का जो हेडिंग है वो दीर्घोत्तरीय, यानी कि अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन से मतलब है, तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम को लिखिए। तो ये आसान क्वेश्चन है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों चीज क्या होता है, एक ही समतल पर होता है। जबकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि कोण एंगल जो है बराबर होता है। यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है आपकी बुक में, इसका ठीक उल्टा होगा। ठीक है, तो ये किस तरह का चित्र होगा, ये इस तरह का चित्र होगा। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे बनाइए, ये भी सही है और ये वाला भी सही है। अगला है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस और फोकस दूरी के बारे में बताना, परिभाषा देना छोटा छोटा। तो आपको सबके बारे में पता ही है थोड़ा थोड़ा, फिर भी बता देते हैं कि ध्रुव जो है, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। जब भी अच्छा, एक चीज समझा समझा देते हैं कि ये जो है ना मिरर है एक तरह का, ठीक है, समझ लीजिए मिरर। इसमें आपका क्या होता है, एक आर होता है। ठीक है, अगर हम इसी मिरर को क्या करते हैं कि बीच से काट लेते हैं। अगर हम यहाँ से इस मिरर को काट लेते हैं तो इसका शेप क्या आ जाएगा, इस तरह का शेप आ जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या आ जाएगा, सेंटर बिंदु ये वाला। ठीक, और यहाँ से हम खींच देंगे कि लकीर। ठीक है, तो यही लकीर क्या हमारा बनेगा, ये लकीर हमारा बनेगा एक्सिस। क्या बनेगा, एक्सिस। एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, ये है ना मुख्य अक्ष, ये बनेगा। और ये जो ये जो केंद्र बिंदु था, ये हमारा बन जाएगा सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो था ना गोल, इसको बोल रहे कर्वेचर, और इसी का सेंटर बिंदु था ना, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्सिस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल कहाँ हो जाए, तो फिर ध्रुव कहाँ हो जाए, तो ध्रुव यहाँ पर हो जाए जहाँ पे एक्सिस और जो हमारा दर्पण है, यहाँ जहाँ पे ये मिलता है, सिर्फ क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ध्रुव और क्या ही है, वक्रता केंद्र है। सी कर्वेचर, हाँ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यही है। फिर वक्रता केंद्र पूछ रहा है, तो ये जो बताए पहले कि ये सी क्या है, एक गोले का भाव होता है जिसका ये क्या होता है, एक बिंदु होता है, इसलिए इसको सी से दिखाते हैं, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फोकस। तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ कोई चीज खड़ा कर देते हैं, तो इसके बाद ये क्या होगा, इस दर्पण में टकराएगा, और टकराने के बाद ये परावर्तित होके जाएगा। तो ये जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस ये हो गया। फिर फोकस दूरी क्या होता है, तो एफ और पी के बीच की जो दूरी होती है सिर्फ क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो ये तो आप ऐसे भी कर लोगे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। उसी तरह से उत्तल दर्पण का होगा जो कि ये है, तो ये भी आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। फिर इस तरह से एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए एग्जाम में कि किसी कार का अग्रदीप है, हेडलाइट है, तो उसमें कैसा दर्पण है, पश्च दर्पण कैसा होगा, सौर भट्टी में कैसा दर्पण यूज होगा। तो ये सब आप खुद से कर सकते हो, आसान है। लेकिन ये एमसीक्यू बोल रहे, ये अति लघुत्तरीय सॉरी लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, समतल दर्पण या अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाते हैं। तो सिंपल सा है कि उत्तल दर्पण में क्या है कि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, समतल दर्पण में कम करता है। और अवतल दर्पण अगर रहेगा तो वो तो बहुत ही कम करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो जैसे प्रवर्तन का नियम लिखे थे उस तरह से हो सकता है कि ये भी लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाए अपवर्तन का नियम लिखने के लिए, तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें। ठीक है, फिर ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, या अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखिए, इस तरह का जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब की बनने की क्रिया
का किरण आगे खींचिए तथा उसके प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन है ना, वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पक्का एक आएगा। ठीक है, या तो अवतल दर्पण से आएगा या उत्तल लेंस से आएगा। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एक तो इमेज बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है, दर्पण और लेंस से, और एक क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा कि कुछ भी आ सकता है। अवतल दर्पण, अगर इमेज में अवतल दर्पण पूछेगा तो न्यूमेरिकल उत्तल दर्पण से होगा, और उत्तल लेंस से पूछेगा तो क्वेश्चन अवतल लेंस से होगा, न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल भी। अगला चलते हैं, इसमें और वैसे कुछ क्वेश्चन खास है नहीं। एक क्वेश्चन ये दे सकते हो, ये वाला आसान सा, कि अगर 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देख लेना। माइनस है इसका मतलब अवतल लेंस है, प्लस रहेगा यानी उत्तल लेंस है। ठीक है, और जो लेंस का मात्रक है उसको बोलते हैं डायोप्टर। ये आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला चैप्टर चलते हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। ये चैप्टर नंबर 11 है आपका, इसका एमसीक्यू आपको खुद से करना है। ठीक है, हम लोग चलते सीधा क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है कि नेत्र की समझने क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो समझने क्षमता का मतलब ये होता है कि ऐसे समझिए कि जैसे कि आप धूप से, जैसे कि अंधेरे में आते हो या फिर छाँव में आते हो, तो क्या होता है कि आपका आँख कुछ समय के लिए दिखाई अच्छे से नहीं देता, ब्लर हो जाता है। तो वो क्या कहता है, उस समय आपका आँख समायोजित करता है, एडजस्ट कहता है उसको। तो उसी को क्या बोलता है, हमारा नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष और क्या है और इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो आसान क्वेश्चन है। तो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख लेंगे लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, दो दृष्टि दोष में कि निकट की वस्तुओं को तो आप नहीं देख पाओगे लेकिन दूर की वस्तुओं को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। कारण क्या है, देखिए यहीं पे बता दे रहे सारा। ठीक है, कि नेत्र का जो लेंस है वो क्या हो जाता है, वो अब आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, अगर दूरदृष्टि दोष का यहीं पे बना ले अलग से ना करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस यहाँ पे आवश्यकता से अधिक मोटा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं ना, फोकस दूरी कम हो जाने की जगह पे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे बोला है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दूर में क्या लिख सकते हैं, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर ले हुए एक साथ दो दो, निकट दृष्टि दोष भी और दो दृष्टि दोष भी। फिर इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है अवतल लेंस। तो इसका उपाय क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं याद करने का तरीका कि दूर में क्या कितना वर्ड है, दूर हो या फिर इसको दीर्घ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दीर्घ दृष्टि दोष और दो दृष्टि दोष में। तो दीर्घ दृष्टि दोष या दो दृष्टि दोष में कितना वर्ड है, दो वर्ड है। निकट में कितना वर्ड है, तीन वर्ड है। तो बड़ा कौन हुआ, निकट वाला। तो अवतल और उत्तल में बड़ा कौन है, अवतल। तो अवतल लेंस याद रखिएगा, यानी कि निकट के लिए अवतल लेंस, बड़ा के लिए बड़ा, दीर्घ के लिए उत्तल, छोटा के लिए छोटा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो कैसे भी बना करके। ये जो चित्र है ना, ये चित्र बनाइएगा जरूर, अगर एग्जाम में आता है ना तो कैसे संशोधन करना, तो ये चित्र याद रखिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो चित्र है रेटिना, ये रेटिना से पहले बन जा रहा था, जिसके कारण हमको धुंधला दिखाई दे रहा था। तो इसका संशोधन करने के लिए हम क्या लगाए, अवतल लगाए। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा कि आपका ये जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, वो आपका बाहर बनेगा। ठीक है, बाहर बनेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस। ठीक है, जो इसके कारण क्या होगा, फिर रेटिना पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिएगा और चित्र याद कर लीजिए ये वाला कम से कम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा मेट्रोपिया। थोड़ा सा याद रखिएगा इंग्लिश भी। इंग्लिश में यहाँ पे सैडनेस दिया हुआ है, तो आप ऐसे मेट्रोपिया भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अंतर क्या है, मेन मेन तो समझिएगा, कुछ देख लीजिएगा फिर भी। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो याद करने में क्या दिक्कत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, आपको पता है कि 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये हमको कैसे पता है, तो प्रिज्म का एक क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके अपवर्तन से हमको पता चला कि जो श्वेत प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, इसलिए इसका विचलन यानी कि
मूवमेंट या फिर खसकना या अलग होना, वो क्या होता है, कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका विचलन अधिक होता है। विचलन का मतलब मार्ग से अपने हट जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म में गया, प्रिज्म में जाने के बाद ये सीधा हो जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना था चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तन के कारण क्या हुआ, यहाँ पे मूव हुआ पहले तो सारा का सारा। सबसे कम किसका हुआ, ये वाला लकीर देख सकते हो, है ना, ये किसका है, ये लाल का है, सबसे कम मूवमेंट। सबसे ज्यादा कौन मूव किया, सबसे ज्यादा मूव किया है, देखिए कौन, बैगनी। तो याद कर सकते हो, ये वाला है नाम। ठीक है, इंग्लिश में रिव्यूअर बोलते हैं, तो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है, रंगों को रंग जो दिखाई देते हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण क्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, उससे से रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा, कुछ दिक्कत तो वैसा होगा नहीं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्या है, ये किस प्रकार बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, ज़्यादा चांस है इसका आने का। तो देख लीजिएगा कि वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कण है। ठीक है, सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है क्या, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण की प्रक्रिया का परिणाम है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। तो इसमें देख रहे हैं, अपवर्तन भी हो रहा है, पूर्णांतिक परावर्तन भी हो रहा है, विक्षेपण भी हो रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण एक ही क्रिया जिसमें होती है, वो इंद्रधनुष की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये चित्र ऐसे भी नहीं बन पाएगा, कलर आपके पास उतना ज़्यादा होगा नहीं, तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, ये वाला चित्र बना सकते हैं लेकिन एग्जाम में। ठीक है, कि किस तरह से होता है परावर्तन और जितना भी है प्रक्रिया, अपवर्तन और विक्षेपण तीनों। फिर अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाता है। आसान क्वेश्चन है, इसको खुद से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन रीजन क्या है, अपवर्तन ही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार फिर भी। फिर उसी का सेम उल्टा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको भी। ये देखिए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसको देख लीजिए। तो प्रकाश प्रकीर्णन प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आपको पता ही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव, तो सबसे कम फैलाव किसका होता है, लाल रंग का। जब लाल रंग का फैलाव कम है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, फैलाव ज़्यादा है। इसके कारण क्या होता है कि रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला प्रतीत क्यों होता है। तो सिंपल सा है कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल या कोई सूक्ष्म कण नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, ना ही वहाँ पे कोई प्रकीर्णन होता है। जब प्रकीर्णन नहीं होगा, तो नीला की अपेक्षा कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है। देखिए सारा क्वेश्चन ना रिलेटेड है एक दूसरे से, प्रकीर्णन, अपवर्तन और परावर्तन से। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं ना अभी ऊपर से, यहाँ से स्वच्छ आकाश से क्या देख रहे हैं, सारा प्रकीर्णन के बारे में देख रहे हैं, तरंग दैर्घ्य सब में दिखेगा। ठीक है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए फैलाव इसका सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पहले बताए थे फैलाव कम होता है, इसलिए यह दूर से भी देखने पर लाल रंग का ही दिखाई देगा, तथा खतरे के संकेत का पता चल जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कोहरे या धुएं में भी बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब कोहरा हो या धुआं हो, उसमें भी प्रकीर्णन लाल रंग का नहीं होगा ज़्यादा, यानी कि आप स्पष्ट रूप से लाल रंग देख सकते हो, इसलिए खतरे के निशान को लाल रंग से रंगा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का या रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। ये लाल रंग का भी हो सकता है क्वेश्चन, कि लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, या फिर रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय भी हो सकता है, यहाँ पे सूर्यास्त भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन है, समझिए। तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, लाल रंग का या रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परत से गुजरती है। अब समझिए कि यहाँ पे आप पृथ्वी है, और यहाँ पे सूर्य का स्टार्टिंग हो रहा अभी। ठीक है, सूर्योदय होना स्टार्ट हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य को ऐसे में क्या हो रहा है कि वायुमंडल से ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है कि गुजरना पड़ रहा है। जबकि अगर यहाँ पे सूर्य रहता, तो सूर्य को कम मात्रा में, छोटी दूरी में यहाँ पे गुजरना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा दूरी में गुजरना पड़ रहा है। अब समझिए,
जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक परिकिरण करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब मोटी परत से गुजरना पड़ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि नीला रंग बहुत ज़्यादा परिकिरणित हो रहा है, फैल रहा है। अब जब बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो इतना ज़्यादा फैल जा रहा है कि इसका रंग ही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है? तो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है कि आँख तक केवल लाल रंग ही पहुँच पाता है। यानी कि बाकी का जितना भी है ना 6 कलर, वो सब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैलने के कारण वो मिल जाता है आकाश में। वो साफ सफ़ेद रंग से दिखाई देने लगता है, लेकिन एक लाल रंग है जो कि अपना रंग बचाए रखता है। इसलिए सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? इसको भी पढ़ सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में। टिंडल प्रभाव आप 9th क्लास में भी पढ़े थे कि किसी कोराइडी विलयन में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की घटना को ही क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि दूध एक कोलाइड है जिसमें कि वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं। धुआं भी एक कोलाइड है, एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद ये कहानी है, पढ़ लीजिएगा इसको, ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, फिर अब अगला चैप्टर देखिए, विद्युत है। विद्युत में भी एमसीक्यू खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न में कुछ वैसा दिख नहीं रहा, आप फिर भी पढ़ लीजिए अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर, ये सब तो खुद से करने वाला है अति लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में देखिए कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अगर कुछ कोई आवेश को एक एक सिरे से दूसरे सिरे में ट्रांसफर करे तो इसके बीच में जो कार्य हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, भी है, यानी वोल्ट। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? आसान क्वेश्चन है सर। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? एमसीक्यू, इस एमसीक्यू बोला, लघुत्तरी प्रश्न उत्तर इससे ज़्यादा बनने का चांस है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको छोटा छोटा ही मिलेगा। जैसे विद्युत शक्ति से क्या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर विद्युत बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का बनता है, क्यों बनता है, इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल सा इसका रीज़न क्या है कि उच्च ताप को ये झेल लेता है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, उपचयित मतलब टूटता नहीं है। ठीक है, फिर एक विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? तो ये तो और आसान है, इसका तो करने ही दो। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम, यानी कि जो हम लोग श्रेणी क्रम करते हैं ना सीरीज में, उसके अपेक्षा पार्श्व में यानी पैरेलल जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, उसका लाभ क्या है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि एक उपकरण के खराब हो जाने से परिपथ ही पूरा टूट जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बल्ब बना दिया, ठीक है, देखते हो ना चाइनीज लाइट अभी जो यूज होता है, उसमें क्या है, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। उसमें से अगर एक खत्म हो जाता है तो वो पूरा लाइन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये खत्म हो जाए या फिर ये खराब हो जाए या फिर ये खराब हो जाए, तो जहाँ तक लाइट आ रहा है यहाँ तक आ रहा है। अगर ये वाला के बारे में बात कर रहे हैं, अगर यहाँ तक लाइट आ रहा है तो यहाँ तक चलेगा, लेकिन इसके बाद ये सारा कुछ भी काम नहीं करेगा। इसी के कारण क्या होता है, परिपथ टूट जाता है इस एक बल्ब के फ्यूज होने के कारण। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक है। ठीक है, कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा हमेशा एक जैसी रहती है, मतलब सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब उपकरण को अलग अलग आवश्यकता होता है। ठीक है, जिसके कारण आप कभी कभी देखते हो ना कि अगर सीरीज में हो जाता है तो कहीं कहीं वोल्टेज कम हो जाता है अचानक से, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे सीरीज हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है सीरीज के कारण, तो बहुत सारा दिक्कत है। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, मतलब इसमें प्रतिरोध भी कम होता है तो बिजली भी कम उठेगा। इस तरह से आप सब बता सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा सब क्वेश्चन छोटा छोटा है। फिर ये सब ऐसे भी पढ़ लीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे बोला समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला है कि दूसरा मोटा है तो विद्युत धारा किसमें आसानी से प्रवाहित होगा। तो ये सब आसानी से पढ़ लीजिएगा, कुछ वैसा है नहीं। ठीक है, टोस्टरो मतलब ये विद्युत टेस्टर, मतलब वो टेस्टर यूज करता है ना चेक करने के लिए, वो उसके बारे में बात हो रहा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा उसको भी। फिर ये विद्युत धारा पदार्थ ऊर्जा के निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन देख लीजिएगा और एग्जाम में कम चांस है कि ये सब आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है एग्जाम में बनाने के लिए आपको, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, नज़र डाल दीजिएगा। ठीक है।
चलिए उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। जो मेन प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आसान है और इसको याद करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा है एक ही होगा, गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही कहलाता है प्रतिरोधकता। ठीक है, 1 मीटर भुजा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस का क्या हो गया? परिभाषा हो गया। इसका सही मतलब क्या था? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता जो है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के साथ नहीं बदलती है। ठीक है, अगर लंबाई कर दिए या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कुछ और बदल दिए तो उसके कारण प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। प्रतिरोधकता तापमान के साथ बदलती है। ठीक है, अगर तापमान, ऐसे समझिए ना कि आपको बताएंगे अगर कि कोयला भी है, कभी हो सकता है कि वो सुचालक बन जाए तो आप शॉक हो जाओगे, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर कोयले में बहुत ज़्यादा तापमान रहे तो क्या बोलते हैं कि विद्युत प्रतिरोधकता उसमें पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो रोकता है ना कुचालकता, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि वो कोयला सुचालक बन जाएगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहा तो। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं आप। ठीक है, धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर यहाँ पे रेंज दिया हुआ कितना से कितना होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो ये सब आसान है, ऐसे भी समझ सकते हो। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको इसको करिएगा। ठीक है, फिर ओम का नियम को प्रूव करने भी आ सकता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है बनाने के लिए कि कितना खर्च होगा, इस तरह का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और एक काम कर देते हैं, कमेंट में बताइए कि न्यूमेरिकल इसको बना दे या समझा दे, ऐसा कुछ वीडियो ला दे वैसा कुछ, तो बताइए ज़रूर कमेंट में। ठीक है, नहीं तो ये सब तो आप खुद से भी कर सकते हो, ताकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है तो आप लोग खुद से करो तो ज़्यादा बेहतर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर नंबर 30। ठीक है, इसमें भी आपको एमसीक्यू खुद से करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर देखा जाए, ये वाला देख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? लघु पतन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, ये क्वेश्चन बोल सकता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन है? फिर विद्युत जनित्र यानी जनरेटर वो किस सिद्धांत पे काम करता है? और तो वैसा कुछ, ये वाला देख सकते हो कि कौन सा दो सुरक्षा उपाय है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में। इसमें देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो संपर्क तार का क्या अर्थ है? क्या कार्य है? ठीक है, यहाँ अर्थिंग का बात बोल रहा है, तो अर्थिंग का क्या काम है वो बताना, तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? ये वाला कि घरेलू विद्युत परिपथ में अगर अति भारण हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, उसके बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फिर ये जो है ना, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, तो वाम हस्त भी होता है, तो वो दोनों देख लेना होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अच्छा यहाँ तो आ ही गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो ये वाला देखिएगा कि इस नियम के अनुसार बोलता है कि जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि यह तीनों एक दूसरे के क्या होता है? परस्पर लंबवत होता है। तो यानी कि सब क्या कहता है? एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है। ये भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी सॉरी, ये चित्र ऐसा नहीं है, मतलब ये समझिए, समझना है कि आपको 3D पिक्चर में अगर देखा जाए तो ये क्या होगा? एकदम सीधा होगा। ये वाला भी एकदम सीधा होगा। और ये वाला जो है ना, ये निकला हुआ आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर निकला हुआ। तो अगर विद्युत धारा का ये रेखा है, तो वो हो रहा है कि विद्युत चुम्बकीय धारा का रेखा क्या होगा? ये वाला होगा। और बल का ये वाला धारा होगा। ठीक है, ये बता रहा, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ। ठीक है, तो देख लीजिएगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, इसी सब में क्या होती है? ऐसी युक्तियाँ लगती है जिसमें विद्युत
धारावाही चालक तथा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। ये है इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत भी बताइए और कार्यविधि भी स्पष्ट कीजिए। तो पहले सिद्धांत बताइएगा कि सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करती है, उस सिद्धांत में क्या बताया गया है। ठीक है, तो सिद्धांत क्या बोलता है कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद कार्यविधि जो है वो बता दीजिए, समझा दीजिएगा। इसी तरह से आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर विद्युत जनित यानी कि जनरेटर के लिए भी सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत पहले, फिर कार्यविधि यानी कि उसको कैसे होगा वो बताना होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी विद्युत जनित में क्या होता है, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे जिससे चालक को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसके बाद यहाँ पे भी क्रिया विधि है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़िए तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, फिर ऊर्जा के स्रोत आ गया, तो ऊर्जा के स्रोत में देख लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत तो लगता है कि इन्वायरमेंट में करवा देंगे, छोड़िए इसको। तो यानी कि आज का हम लोग का फिजिक्स का सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, पानी पीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।